चलो पहिल का चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए थे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये दूसरा का चैप्टर है विष के दांत, ठीक है ना। इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। छूट गया ये वाला चैप्टर हमारा विष के दांत। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और पहला था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसके लेखक भीमराव अंबेडकर। हम लोग यह ना, हम लोग 30 तारीख तक खत्म कर लेंगे पूरा। देखो ये पहले मिटाएंगे तब ना जी। आज 20 तारीख है, 20 तारीख है आज। हम ख़त्म कर लेंगे इसको 30 तारीख तक। अब कहो कि कैसे ख़त्म होगा, है कि नहीं। तो ये सब कहानी है, खाली समझे वाला है। कहानी तुरंत याद हो जाता है कि नहीं। तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। 2 को आज हो गया। हमने के पास बच रहा है 10 दिन। 10 दिन और 10 चैप्टर हो जाएगा ख़त्म है। तो हो जाएगा 10 दिन 10 चैप्टर ख़त्म। इसके साथ साथ तुमको हम इसमें पूरा जो है ना हिंदी का, उसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका कराएंगे लास्ट में। क्या है कि सब्जेक्टिव है जो चुनना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक की सबसे, ठीक है। कि काव्य खंड से ज़्यादा आता है कि गद्य खंड से। हालांकि जो ये है गद्य खंड, इससे तुमको सब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, काव्य खंड से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। उससे एक आध को 2 नंबर में भी आएगा कि कोई लाइन है उसका व्याख्या कीजिए। ये सब परीक्षा के बाद है, ये सब बाद में देखेंगे। 30 तारीख तक हम लोग खत्म कर लेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। चलो हम ये पढ़ते हैं विष के दांत। कहानी का क्या नाम है? विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा हैं। इनके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 ईस्वी। आज से कितना साल पहले? तुम बोलो जी। अरे देखो 16 है, ठीक है। 1916। 16 से अगर हम जाएंगे 100 तक कितना हमको चाहिए? 84 चाहिए। और 24 साल इधर है कि नहीं। 24 साल इधर, तो 84 24 जोड़ो, 108 बरस। इतना छोटा छोटा सा बात नहीं जानता है, काम मैथ पढ़ता है तुम लोग ये हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 108 साल पहले। कहाँ में हुआ था? तब पटना के पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में। इनका निधन मतलब कि इनका मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी। जन्म हुआ 1916 में, मृत्यु हुआ 61 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना 18 फरवरी और 12 सितंबर। 18 फरवरी और 12 सितंबर। एक बार है उपाय याद रखे के कि 12 6 कितना होता है? 18। निधन में भी 6 6 है, ये है ना। किसको पलट दोगे तो? सितंबर के फरवरी कर देगा। 19 के, हाँ। 16 के 61 हो जाएगा, 19 के 19 रहने दो, 61। चलो इतना हो गया ना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916 में। निधन हुआ 1961 में। चलो इनके बारे में और थोड़ा लेखक परिचय करते हैं शॉर्ट में अपना। कहते हैं वे विख्यात विद्वान, एकदम विद्वान थे और पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब कि सबसे बड़े पुत्र, माने बड़े पुत्र थे। पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र मतलब कि सबसे बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती रत्नावती शर्मा था, ठीक है ना। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई कहाँ से? पटना कॉलेजिएट से। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? पटना के बदर घाट में। स्कूल कॉलेजिएट किए पटने से। तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किए। संस्कृत और हिंदी में क्या किए? एमए। एमए किए, ठीक है ना। संस्कृत और हिंदी में
और ये किए पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से क्या किए, एम में कौन कौन विषय में, संस्कृत और हिंदी में। देखो इनको प्रमुख रचनाएं, इनका मेन मेन रचना कुछ देखते हैं। ई का है आदत है हमको जी मिटाने वाला, है ना, लिखते हैं। और देखो इनका प्रमुख रचना क्या है, इसमें भी मिटा देंगे, नहीं इसमें रह रहा है। दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण है साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। मानदंड क्या है जी, मानदंड। और है साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना। विष के दांत क्या है, विष के दांत जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा दूसरा कलर दो, विष के दांत, है ना। और देखो तथा परंपरा और साहित्य, परंपरा और ये सब इनका रचना है, मतलब कि ये सब इन्होंने रचित किया, लिखा है कि नहीं जी। हमारे पास वो लड़का आता है पढ़ने शाम में, छोटा है, इतना बड़ा है, तब उसको जब लिखना लिखना रहता ना है, तो किताब से नहीं लिखता है, अपन उस दिन के जितना घटना घटता है ना उसके साथ सब लिख देता है। एक बार लिख लेता है कि धर्मपाल हमको गाली दिया था, बहुत गंदा बच्चा है, आम के पेड़ पर रहता है दिन भर बैठल, है ना। बढ़िया राइटिंग है उसका, खुद से सोच के लिखता है, समझो। अब वो आगे चल के लेखक उखक बन सकता है कि नहीं जी, उसको लिखने का आदत है, कुछ सोचता भी है ना। सोचता है तो उसको दिमाग भी चल रहा है, लिख भी रहा है, पूरा अपन दिन याद कर लेता है, पूरा अपन दिन याद कर लेता है वो, कि हमको दिन में क्या क्या हुआ। अब ये होना भी चाहिए, जो भी तुम्हारे साथ दिन में अगर घटना घटा, वो अगर तुम शाम के, राइटिंग तो रात के लिखेगा, अगर तुम कोई कॉपी किताब में लिखते हो तो तुमको अनुभव मिलेगा कि आज हमने कौन सा गलती किया, आज के बाद वो गलती हमको नहीं करना है ना। ये सब करता है वो। कोई का राइटिंग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, खाली हैंड राइटिंग सुंदर है तो सही मार दिए, नहीं तो गलती मार दिए, उसका पढ़ते हैं जरूर कि काका किया। वैसे नहीं कि पढ़ते हैं तो उल्ला जाके नहीं लिखता है, फिर भी लिखता है। चलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम भी कुछ सीख लेना उसको से, अगर हैंड राइटिंग का भी लिखो घर में, अगर छोटा छोटा लइकन है तो उसको बोलो कि जो तुम्हारे साथ दिन भर घटा वही लिखो, है ना, सबसे बढ़िया। अब देखो इस पाठ का परिचय करते हैं, मतलब इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, है ना। देखो पाठ एकदम शॉर्ट में, ऐसे तो सारांश हम लोग पढ़वे करेंगे, अगर कहानी पढ़ेंगे तो 4-5 पेज के रहता है, यहाँ 50 पेज हो जाएगा। पाठ परिचय, प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्यवर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। मतलब मध्य वर्गीय परिवार, न ज्यादा अमीर और न ज्यादा गरीब परिवार के अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेदपोशी, सफेदपोशी मतलब सफेद माने उजला, पोशी माने पोशाक, उजला माने सफेद पोशाक कौन पहनता है, कोई बढ़िया बढ़िया आदमी पहनता है। तुम अगर बच्चा हो ना तो तुम कभी अपन मन से उजला नहीं खरीदेगा कि अरे गंदा हो जाता है जल्दी, है कि नहीं। जो अमीर बड़ा बड़ा लेकर रहेगा ना, बड़ा बड़ा, वही सब शौक से उजला कपड़ा खरीदता है। हमको एगो पैंट है जो देखा है, वो उसका कैसा कलर है, वो कभी तुमको गंदा नहीं नजर आएगा। जीन्स पहन के आ गए 2 दिन 3 दिन तो लगेगा कि गंदा हो गया, लेकिन उसको तुमको पता ही नहीं लगेगा कि गंदा है कि नहीं। वो खींच देता है आराम से 4 दिन 5 दिन। देखना ज्यादा वही रहेगा हमारे पास। चलो, तो सफेद पोशी मतलब कि अमीर आदमी, माने अमीर आदमी। अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, है तो अमीर आदमी, कहे के तो अमीर है, लेकिन अपने भीतर है जो लिंग भेद मने रखले है, कि लड़का को दूसर नजर से देखता है और लड़की को दूसर, लड़का है तो ये कुछ कर सकता है, लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती है। जो हम कल बता रहे थे, जनन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे ना कि भ्रूण हत्या ऐसने लोग करवाता है, भ्रूण हत्या, है ना। लड़की है तो पेटे में बच्चा मार देता है, भ्रूण हत्या कराता है इसने लोग। ये देखो कुसंस्कार है, ये संस्कार नहीं है, कुसंस्कार मतलब कि अच्छा संस्कार नहीं, है ना, बेकार संस्कार अपन अंदर छिपाए हुए हैं।
तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय, देखो एगो है मध्य वर्गीय, एगो मध्य वर्गीय से भी नीचे मतलब कि निम्न मध्य वर्गीय, कि आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा, है ना, नहीं आज कमाएगा तो आज ही खाएगा, कल कमाएगा तब कल खा पाएगा, कल छुट्टी मार दिया तो शाम को भूखा रह जाएगा, वैसा आदमी है ना। निम्न मध्य वर्गीय मतलब कि गरीब से भी हमनी है ना जो मध्य वर्गीय में आते हैं, लेकिन आओ जो सब गरीब हैं वो निम्न मध्य वर्गीय में आते हैं। निम्न में ना है, चलो दिखा देते हैं। बहुत है अभी। फंस गया। देखो तो हमारे पैर है वो हाथ से निकालना पड़ रहा है, पैर में कोई जान नहीं है। देखो समझ में आया ना। एक तरफ है अमीर आदमी मतलब कि मत एक तरफ है अमीर आदमी जिसका नाम है सेन साहब, उसका क्या नाम है सेन साहब। सेन साहब के अंदर क्या कुसंस्कार है, बेकार संस्कार, तो वो करते हैं लिंग भेद करते हैं, क्या करते हैं जी, लिंग भेद करते हैं। एक तरफ है बेचारा गरीब आदमी गिरधर लाल, कौन है गिरधर लाल, जो अपना नौकरी पेशा करता है, मतलब नौकरी करता है वो कमाता खाता है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब कि एकरा पर कोई इल्जाम लगा कुछ हो सह रहा है, लेकिन अपने आप के मतलब कि बचा के रख रहा है ना, कि अपना संघर्ष करते जा रहा है, जीवन में कमा खा रहा है, अपन बेबी बच्चा के पाल पोस कर रहा है गिरधर लाल। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यारा दुलारा के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकारी की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि एगो सेन साहब के लड़का है, देखो इधर सेन साहब के एगो लड़का है जो कि लिंग भेद करके हुआ है ना। जैसे सेन साहब के 5 गो बेटी थी, एगो लड़का है, तो एकरा बहुत, हाँ वही है, तो उसको बहुत मतलब कि मिलता है लार दुलार, एकदम प्यारा, उसको दुलारा उसको माना जाता है, कुछ गलती भी करता है तो अच्छा उसको कहा जाता है ना। तो ओकरे पर आधारित है वो कहानी हम लोग को देखने के मिलता है। जब भी हम कोई कहानी पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे सीख लेने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, उससे हमको क्या सीख लेना है। जैसे इस कहानी से क्या सीख मिलेगा कि लिंग भेद नहीं करना है ना, लिंग भेद ही सब नहीं करना है। और अगर कोई लड़का मन बढ़ू है तो उसको समझाना है, ऐसे नहीं कि हमार है तो उसको कहें कि नहीं अच्छा कर रहा है, दूसरे का है तो खराब कर रहा है ना जी। चलो हिंदी इसीलिए दिल जाता है कि हमने के कुछ समझ में आए, कुछ जीवन तनी बढ़िया से जिए के सलीका तरीका मिल जाए। देखो विष के दांत पाठ का सारांश है, ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। थोड़ा आगे आ जाओ। सेन साहब कौन है जी, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब कैसे आदमी है जी, उनकी 5 लड़कियां थीं, उनकी 5 लड़कियां थीं, एक लड़का था, 5 लड़की और एक लड़का था। दिखेगा, उनकी 5 लड़की थी और एक लड़का था। लड़कियां क्या थी, कठपुतलियां। लड़कियां क्या थी जी, कठपुतलियां। मतलब कि सेन साहब जैसन चाहते थे कि ये बेटी इधर आओ तो आएगी, बेटी को बोलेंगे कि हंसो तो बेटी हंसेगी, है ना। मतलब कि सेन साहब की हाथ की बेटियां क्या थी, कठपुतली थी। कठपुतली मतलब होता है जैसे नहीं एगो शो देखे हो कि इसे उंगली में फंसा के ऊपर से इसे करता है तो गुड़िया गुड़ी नाचता है, वही होता है कठपुतली। लड़कियां क्या थी जी, वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी, बहुत बढ़िया थी, है ना। इतना डांट के उन सबको रखा गया था, इतना डांट के कि कोई भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त, दौड़ती और खेलती थी तो केवल शाम के वक्त, जब उसको खेलने का इजाजत मिलता था, है ना, जब परमिशन मिलता था तब। सेन साहब नई मोटर कार लिए थे, सेन साहब एगो नया मोटर कार लिए थे, एगो कार लिए थे सेन साहब, जिसका नाम था स्ट्रीमलैंड, इसका नाम था स्ट्रीमलैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी, काली चमकता हुआ एकदम खूबसूरत गाड़ी। सेन साहब को उस पर नाज था, सेन साहब को उस पर नाज था कि अरे मेरे घर में इतना बढ़िया गाड़ी है, हम हैं जो कोई है ये नहीं है। हाँ, और देखो एक धब्बा भी न लगने पाए क्लीनर और सोफर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी। मतलब कि अगर एक धब्बा भी लग गया ना तो
तो क्लीनर पर और जो साफ करे वाला रहता है सोफर, ये सब उस सब पर सामत आ गया, उस सब पर टूट पड़ते थे कि जल्दी साफ करो। फिर देखो, चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नई उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। देखो, एगो बेटा था, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? खोखा। नाम उसका खोखा नहीं है। खोखा मतलब होता है लड़का, ठीक है ना, इनके भाषा में। और खोखी मने लड़की। तो खोखा खोखी, खोखी के गो है? और खोखा एक गो। तो कोई खतरा नहीं था, तो खोखा इससे सेन साहब कहाँ गया जी, इसलिए सेन साहब की उम्मीद के बुढ़ापा के सहारा कौन था? खोखा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थीं, एक लड़का था। लड़कियां, ये कहाँ से आ गई जी? रुको, ये दोबारा आ गया। यहाँ तक हम लोग जान गए, ये दोबारा आ गया यहाँ से, यहाँ से। चलो, अब देखो, वहां तक दोबारा आ गया था। अब देखते हैं यहाँ से। कहते हैं कि एक दिन की बात है कि सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन की गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था, और सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी, है ना। ये समझ में आया कि उनका जो सोफर था गाड़ी साफ करे वाला, वो एक दिन एगो औरत से उलझ पड़ा, माने कि लड़ाई कर लिया। काहे लड़ाई कर लिया? काहे कि उसको जो 5-6 साल का लड़का था ना, वो गाड़ी के छू के गंदा कर दिया था, उसके आसपास भटक रहा था, इसीलिए। तो वह मामला अभी सिमटा ही था, माने कि वो मामला ठंडा हुआ था लड़ाई करके। इसी बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। ये मामला शांत हुआ जब तक कि जो खोखा है उनका, वो जो गाड़ी के जो पीछे रहता है ना ब्रेक वाला शीशा, लाल शीशा, उसको चकना चूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना। माने कि दूसर कोई क्या लड़का 5-6 साल के था, छू दिया तक गंदा हो गया, लड़ाई हो गया। लेकिन उनका खोखा अगर गाड़ी को टच भी कर दिया तब बुरा नहीं माने। फोड़ दिया, हाँ फोड़ दिया, तो बुरा नहीं माने। और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ी शरारती हो गया है। गाड़ी तोड़ना पर अपन मित्र से कह रहा है, सेन साहब कह रहे हैं कि देखे आप लोग कितना शरारती हो गया है। हाँ, कि अब गाड़ी भी तोड़ने लगा है ना, कि अब गाड़ी भी तोड़ने लगा है, देखें कितना शरारती हो गया। और वो खाली छू दिया था, इनको दिक्कत हो गया। कासू नाम लिखवा का है जी? कासू नाम है खोखा के। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू है जो मोटर के पीछे हमें हरदम, हाँ मतलब कार के पीछे पड़ा रहता है एकदम। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सोफर एक, ये ऐसे कैसे है जी? ये देखो, काशू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया के हवा निकाल दी। सिंह साहब जो थे उसके घर आए थे, ठीक है ना, सिंह साहब कोई मेहमान थे, उसके घर आए थे। तो काशू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहियों की हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने पिता मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उसके फैक्ट्री में किरानी था, फैक्ट्री में उसके किरानी मतलब कि मुंशी, है ना, मुंशी कौन था? गिरधर लाल। किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ क्या था? किरानी। ठीक है ना, मुंशी नहीं मिलेगा, किरानी मिलेगा तुमको। किरानी था। उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। गिरधर लाल के बेटा का नाम नहीं है जी, कहाँ गया मदन? देखो मदन, है ना, मदन। और सेन साहब के बेटा का नाम कासू। सेन साहब के क्या गो बेटा था? बेटी 5 गो। बेटी बदमाश थी कि सीधा सीधा? हाथ की कठपुतली, मतलब एकदम सीधा, है ना। और बेटा था जे बदमाश। ठीक है ना, इतना इतना पता लगा, यहीं तक इतना ही था। अब देखो, दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। जब दूसरा दिन मदन है, गिरधर लाल का बेटा,
वो दूसरा लड़कन जो रे लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा। खोखा है जो लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। मदन उसको क्या किया, फटकार दिया कि हट, हमार लट्टू है, काहे दे हम, है ना, अबे भाग जा यहाँ से। मदन कह रहा है, भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ। कह रहा है उसको कि जब भाग यहाँ से, लट्टू नचाने कहा रहा है, जाके अपन पापा के मोटर गाड़ी पर बैठ जाके, है ना, यहाँ तो कोई काम नहीं है, जाओ, लड़ाई होगा यहाँ देखना। काशू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। वो जो है काशू गुस्सा में अपन बहन पर, नौकर उकर रहते थे ना, उस सब पर हाथ छोड़ देता था। और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, और जो इतना मन बढ़ू था, अपन बहन के मार दिया चाहे नौकर उकर के मार दिया, तो उसको कोई बोले नहीं जाता था। सब डर के रहता था सेन साहब से, है ना, सेन साहब के दुलारा था जे। उसने आओ देखाना ताव मदन को भी एक घूसा कस के दिया, एक मुक्का मार दिया मदन के, ठीक है ना जी। एक मुक्का काहे मारा मदन के, हाँ, मदन के मांगा लट्टू नचावे वाला। मदन कहा कि चल हट यहाँ, जो अपन पापा की गाड़ी पर जाके बैठ। तो एक मुक्का मार दिया। काहे मारा, काहे कि घर ही से मन बढ़ू है, ये है जे घर ही से मन बढ़ू है ना। अपन दीदी के मार देता है, नौकर के मार देता है, एकरा कोई नहीं बोलता है। इसको लग रहा है कि यहाँ भी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एकरा जो मुँह में हो जाता देखो। एक मुक्का मार दिया उसको। मदन ने कासू पर टूट पड़ा। मदन है जो कासू पर टूट पड़ा कि आओ मिल गया मौका। उसकी मरम्मत जमकर कर दी। काशू के मरम्मत एकदम कर दिया जम के। काशू रोता हुआ घर चला गया। काशू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। लेकिन मदन घर नहीं लौटा। मदन कौन है, गिरधर लाल का बेटा। काशू रोता हुआ घर क्यों चला गया, मरम्मत हो गया। मरम्मत कौन किया, मदन। अब देखो 8-9 बजे, वो जो है ना मदन, वो लौटा नहीं डरे, ठीक है। अब देखो 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। रात हो गया कि सब सूत गए होंगे, जा घुस जाते हैं। डर तो है, डर तो यह है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी, माने कि हम्म, अब दबा के उसको पिटाई लगेगा, वो डर रहा था। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे में दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। मैंने घर में गया, चुपे रसोई घर में जाके खाना खाया, और घर के बात सुनने लगा कि देखो सुनते हैं कैसन माहौल है ना। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं। वो चौंक गया एकदम, है ना, वो चौंक गया देख के कि अरे हम ऐसा काम किए हैं, हमको पापा खिसिया काहे नहीं रहे हैं अभी तक, है कि नहीं, आवाज क्या नहीं आ रहा गरजे के। देखो क्या है, जबकि उसने कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। कासू के कितना दांत तोड़ा, हाँ, कासू कौन है, सेन साहब के बिगड़ल बेटा, सेन साहब के बिगड़ल बेटा। और मदन गिरधर लाल के सुधरल बेटा। ले लिया, चलो। अब देखो कितना दांत तोड़ा कासू के, 2-2 दांत तोड़ दिए। इसका कारण यह था कि उससे के पिता को नौकरी से हटा दिया गया था। लो, मदन तोड़ा दांत कासू का, और उसका पिताजी के नौकरी से हटा दिया गया, है ना, इसलिए वो खिसिया उसिया नहीं रहे थे। देखो, लेकिन खिसियाना चाहिए था और ज्यादा। देखो, और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था, क्योंकि उसका जो बेटा है जो दांत तोड़ दिया ना, इसीलिए कि नौकरी से निकलो और यहाँ से मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ अब। और बेटा के खोड़ा कर दिया। अब देखो, अब मदन है वह दबे पाव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला चला कि अंधेरे में उसका पैर एक लोटे पर लग गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर निकला। उसका जो बेटा है, अब दांत तो तोड़ दिया, देखा घर में कुछ भन भुन नहीं हो रहा है, ठीक है, गरज नहीं रहे उसके पापा, तो सोचा कि चलो जाके सोते हैं। अंधेरा में इसे दबे पाँव जा रहा होगा, मार के लोटा ढन ढन कर दिया, है ना। फिर देखो, और मदन की ओर बढ़ा। गिरधर लाल, ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल घर से बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छंट गए। जो नाराज था गिरधर लाल, उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छंट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही से उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा,
अपने से बेटा के गोदी उठाया, एकदम गर्व से, एकदम उल्लास माने खुशी होकर के बोला अपन बेटा के, देखो क्या बोला कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, अपन बेटा के शाबाशी दे रहा है ना, कि इतना हम उसका डांट फटकार सुनते थे तो ओकर बेटा के दो दांत तोड़ के आ गया, शाबाश। अब देखो, इस शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, है कि नहीं। एक तेरा बाप है जो कुछ नहीं कहता है कि ना। ऐसे ही मुंशी के काम करता था, एकरा पर भी कभी कभी खोखा खिसिया हो गया होगा, है ना जी। तो ये कुछ नहीं किए, लेकिन इसका बेटा मदन है जो दो दांत लपेट दिया। अब देखो, कहते हैं लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन कर सकता है। स्वार्थ से, अगर उसके घर पे नौकरी कर रहा है तभी ना उसका अपमान सहेगा जी, कि हम उसके घर पे नौकरी कर रहे हैं तो अपमान सहेंगे, ठीक है। उसके पापा काहे खुश हो गए कि अरे हम नौकरी से निकलेंगे, अपना बेटा को मार के क्या फायदा, है ना। इतना दिन से हम सोच रहे थे कुछ करने के लिए, चलो हमारा बेटा कर दिया, तो शाबाशी दिए। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अगर किसी से तुम्हारा स्वार्थ नहीं है तो उसका तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुमको पीटेंगे तो तुम कुछ नहीं करेगा, अरे मम्मी पापा हैं, खिलाए पिलाए हैं, इतना बड़ा किए हैं, जन्म दिए हैं ना, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी तुमको बोल देवे, ऐसने अपने गैंगस्टर लेकिन है सब, तुरंत उसको समझ रहा है ना क्या हाल होगा, उसको मार देगा, कुछ कर सकता है उसको, ठीक है, काहे कि उसको से कोई स्वार्थ नहीं है, ओकरा से कोई मतलब नहीं है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था। इसी के कारण जो गिरधर लाल था, जो काम करता था सेन साहब के यहाँ, तैयो अपन बेटा के फूट देता, गलती रहता था खोखा के और फंस जाता था मदन, ठीक है ना। गलती रहता था खोखा के, मतलब कि सेन साहब के बेटा के, और गिरधर लाल है, अगर मान लो गलती करता था खोखा, मतलब कि कासू, तो सुना देते थे सेन साहब गिरधर लाल को, है ना। हाँ, और गिरधर लाल है जो मारता था मदन के, काहे कि कारण बस था, व्यवस्था मारने के लिए, है ना। मारेंगे नहीं तो फिर सेन साहब बुरा मान जाएगा, नौकरी से निकाल देगा। और अब तो नौकरी से निकल ही गया है कि नहीं, अब का डर है। तो देखो, क्योंकि विष के, गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे, मतलब कि स्वार्थ वाला दांत लगा हुआ था, नौकरी वाला दांत लगा हुआ था, है ना। अब देखो, इससे टूटते ही धुतकार प्यार में बदल गया। इससे माने कि विष के दांत टूटा, समझ रहा है ना, मतलब जो खोखा के दो दांत टूटा, तो ओकर बाद से ही जो धुतकार था वो किस चीज में बदल गया, प्यार में बदल गया। जो अपन बेटा के धुतकारते रहता था वो प्यार में बदल गया। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन कर सकता है। एक मिनट हम बताते हैं अभी। चलो, हमनी के चैप्टर खत्म हो गया यहाँ।